चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टेटमेंट देख लिया था, क्लॉसियस स्टेटमेंट, कैल्विन स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा। तो कैल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट से हीट इंजन की बात सामने आई, क्लॉसियस स्टेटमेंट से रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की बात सामने आई, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट आया सेकंड लॉ से कि वर्क इज द हायर ग्रेड एनर्जी and heat is the lower grade energy, because 100% conversion of heat into work is not possible while 100% conversion of work into heat is possible। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ने अभी तक इतना बताया था कि हीट और वर्क सेम टाइप की एनर्जी होती है जिनका इफेक्ट सिस्टम के ऊपर सेम होता है, बट सेकंड लॉ ने बताया कि वर्क इज द हायर ग्रेड एनर्जी। ओके, तो अभी अगर अपने पास ऑप्शन है तो हम एनर्जी को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्क। हमने सीओपीज की बात की थी, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के केस में और हीट पंप के केस में। हमने कार्नोट साइकिल की बात की। कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सेबल साइकिल जिसमें सारे प्रोसेस क्या होते हैं? रिवर्सेबल होते हैं। दो प्रोसेस आइसोथर्मल, दो प्रोसेस एडियाबैटिक। हीट ट्रांसफर के प्रोसेस आइसोथर्मल, वर्क ट्रांसफर के प्रोसेस एडियाबैटिक। और हमने देखा कि if number of engines are working between same temperature limit, then the Carnot engine or the engine which is working on a Carnot cycle or reversible cycle has the maximum efficiency। तो कार्नोट साइकिल का, रिवर्सेबल साइकिल का जो इफिशियंसी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है। ओके, वो वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर हमने रिवर्सेबल साइकिल्स के लिए भी, हीट इंजन के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, हीट पंप के लिए, ठीक है, रिवर्सेबल साइकिल के लिए इट इज मैक्सिमम इफिशियंसी जो टेम्परेचर की फॉर्म में था वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी अभी तक सेकेंड लॉ में। ओके, देखो एक्चुअली में है क्या, तो सिलेबस में बोला गया है, सिलेबस में सिर्फ सेकेंड लॉ लिखा है, सेकेंड लॉ लिख के छोड़ दिया गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हम एंट्रोपी तक जाएंगे सेकेंड लॉ में। ठीक है, एंट्रोपी तक हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ओके, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या बोलती है? क्लॉसियस इनइक्वालिटी बोलती है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाय टी, cyclic integration of del q by t, okay, for any cycle it should be less than equals to 0। this is the Clausius inequality। अगर कोई भी एक साइकिल है, कोई भी थर्मोडायनामिक साइकिल है, उस साइकिल में कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 10 12, तो पूरी साइकिल में, ठीक है, जितने भी हीट ट्रांसफर के प्रोसेस है, वहां से जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, अगर मैं ये रेशो लू Q बाई टी का, ठीक है, जितने भी हीट ट्रांसफर के प्रोसेस है उन सबके लिए अगर मैं इसको ऐड कर दूं, साइक्लिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? ऐड करना ही तो है, सबको इंटीग्रेट करना। ओके, तो उस साइकिल में जितने भी हीट ट्रांसफर के प्रोसेस है सबके लिए अगर मैं Q बाई टी फाइंड करता हूं और उनको ऐड कर देता हूं, मतलब उनको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो वो जो ऐड होके आएगा, दैट मींस साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल Q बाई टी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मींस अगर इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, अगर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी का इक्वल्स टू 0 है, अगर ये 0 के इक्वल है, तो ये जो हमारा साइकिल होगा, दिस इज दी रिवर्सेबल साइकिल। दिस इज रिवर्सेबल साइकिल। ये किस तरह का साइकिल होगा? रिवर्सेबल साइकिल होगा। ओके, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी को हम यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए वेदर द गिवन साइकिल इज रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। अगर ये इक्वल्स टू 0 आएगा, ये रिवर्सेबल साइकिल बनेगा, और इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, इफ इट इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 आएगा तो ये क्या बनेगा? इरिवर्सेबल साइकिल, इरिवर्सेबल साइकिल दिस। ओके, एंड इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज इम्पॉसिबल साइकिल, इम्पॉसिबल साइकिल। ये साइकिल पॉसिबल नहीं होगा।
इट इज इम्पॉसिबल साइकिल। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर इक्वल्स टू जीरो है तो रिवर्सेबल साइकिल, लेस देन जीरो है तो इरिवर्सेबल साइकिल, और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये साइकिल पॉसिबल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, एक कोई एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं पहले दिस। ये कोई आपका सोर्स है T1 टेम्परेचर पे, कोई सिंक है T2 टेम्परेचर पे, है ना। यहां से सपोज इंजन ने हीट लिया Q1, इंजन आपका वर्क कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है वर्क W, और इसने ये हीट रिजेक्ट किया सिंक पे Q2 दिस। अब ये पूरा ये क्या है, हीट इंजन है। हीट इंजन किस पे वर्क करता है, एक साइकिल पे वर्क करता है। तो ये जो हीट इंजन, जो हीट ट्रांसफर के प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं, दो प्रोसेस हो रहे हैं हीट ट्रांसफर के, एक तो हीट एडिशन का हो रहा है, एक हीट रिजेक्शन का हो रहा है। इस साइकिल के लिए अगर मेरे को लिखना हो कि साइक्लिक इंटीग्रेशन, इस साइकिल के लिए अगर लिखना हो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी, अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी मेरे को लिखना है किसके लिए, इस साइकिल के लिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी शुड बी इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज Q1 अपॉन T1, Q1 अपॉन T1, क्योंकि सिस्टम ये अपना सिस्टम है ना, इंजन ये अपना सिस्टम है दिस, यही तो वर्क कर रहा है साइकिल पे। इसमें Q1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, प्लस एक और हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है Q2, लेकिन Q2 क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो माइनस Q2 किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे दिस। ये आएगा इसके लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी। इसको अपन चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू जीरो आ गई साइकिल रिवर्सेबल है, अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो आ गई तो साइकिल क्या हो जाएगी, इरिवर्सेबल। बट अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई तो वो साइकिल पॉसिबल नहीं कभी। ठीक है, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वेदर द गिवन साइकिल इज रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर आपसे पूछ ले, ये सपोज दिस 1000 केल्विन पे, 1000 केल्विन पे ये हीट एडिशन हो रहा है दिस क्यों, कितना हो रहा है, दैट इज 100 किलो जूल, 100 किलो जूल। ठीक है, ये इंजन चल रहा है, ये वर्क डेवलप कर रहा है कितना, दैट इज 600 किलो जूल, 600 किलो जूल, और ये रिजेक्ट कर रहा है इधर, दैट इज कितना रिजेक्ट कर रहा है, 4 कितना बचा, अच्छा ये हो गया 1000 किलो जूल, 600, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 400 किलो जूल, है ना। जितना इनपुट था 1000 इनपुट था, उसका कुछ पार्ट तो वर्क में कन्वर्ट होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा सिंक पे। ओके, कितने पे कर रहा है, सपोज 300 केल्विन पे कर रहा है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो साइकिल है किस तरह का साइकिल है, रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है या इम्पॉसिबल है, बताना वो जल्दी चेक करके। Irreversible, sir. Irreversible. क्या गया, इरिवर्सेबल। कैसे चेक करेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी चेक कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, कितना कितना हीट ऐड हो रहा है, 1000 किलो जूल, कितने टेम्परेचर पे, 1000 टेम्परेचर पे। ठीक है, प्लस रिजेक्ट हो रहा है कितना, 400, तो माइनस 400, कितने टेम्परेचर पे, 300 टेम्परेचर पे। ठीक है, कितना आ गया इधर से, 1 - 4/3। ठीक है, 1 - 4/3, डेट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अगर लेस देन जीरो आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इरिवर्सेबल साइकिल, इरिवर्सेबल साइकिल। ओके, ये इस तरह से चेक कर सकते हैं हमारा साइकिल रिवर्सेबल होगा या इरिवर्सेबल होगा विद द हेल्प ऑफ क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी क्या है, सबसे पहले इसका फिजिकल मीनिंग देख लेते हैं, एंट्रोपी को थोड़ा समझते हैं, एंट्रोपी है क्या। तो देखो एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस है मॉलिक्यूल का किसी भी सिस्टम में। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे सिस्टम के अंदर, अब वो मॉलिक्यूल गैस के हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं, सॉलिड के हो सकते हैं। जो सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, उसका मेजर है एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी से आप ये आइडिया लगा पाओगे, अच्छा कि इस सिस्टम के अंदर
जो मॉलिक्यूल्स है उनकी रैंडमनेस कितनी ज्यादा है या रैंडमनेस कितनी कम है। और ये एंट्रोपी ये हम अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं वर्ड। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है, अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाना है और कॉलेज की लाइब्रेरी में आपको बुक लेके आनी है थर्मोडायनामिक्स की बाय पीके नाग सर। तो पीके नाग सर की आपको बुक लेके आनी है थर्मोडायनामिक्स की लाइब्रेरी में जाकर। ओके, अब वो तो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वहां तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होंगी। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, कितना टाइम लगेगा आपको लाइब्रेरी के अंदर जाके बुक निकाल के लेके आने में? हार्डली 5-7 मिनट लगेंगे, हार्डली। इतनी सारी बुक्स होने के बाद भी उस लाइब्रेरी में आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में जाओगे, डायरेक्ट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में चले जाओगे। उसके बाद आप वहां पे थर्मोडायनेमिक्स की बुक्स का अलग शेल्फ लगा होगा, वहां पे आप चले जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट वहां पे आपको सामने ही आराम से इजीली मिल जाएगा, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स बुक बाय पीके नाग सर, आप लेके आ जाओगे, है ना। कितना कम टाइम लगा, क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें सिस्टमेटिकली अरेंज है, वहां पे डिसऑर्डरनेस कम है, रैंडमनेस कम है वहां पे। ओके, तो अगर एक और दूसरी में आपको लाइब्रेरी में भेज दूं, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वहां पे सारी जो लाइब्रेरी में बुक्स है वो सब जम्बल हुई हुई है, सब इधर उधर बिखरी पड़ी है। आपको लाइब्रेरी के अंदर जाना है और पीके नाग सर की थर्मोडायनामिक्स की बुक लेके आनी है, तो हो सकता है आप सुबह से शाम तक घूमते रहो तब भी आपको वो बुक ना मिले। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रैंडमनेस है, जो डिसऑर्डरनेस है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं जहां पे रैंडमनेस ज्यादा है उस लाइब्रेरी का जो एंट्रोपी है वो बहुत बढ़ा हुआ है, वहां पे चीजें सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है। और जहां पे चीजें सिस्टमेटिकली अरेंज है वहां का एंट्रोपी कम है। तो एंट्रोपी को हम दैट इज नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी के रूम में गए, किसी के रूम में अगर चीजें सिस्टमेटिकली अरेंज है, जहां शूज होने चाहिए वहां शूज है, जहां बुक्स होने चाहिए वहां बुक्स है, जहां कपड़े होने चाहिए वहां कपड़े हैं, दैट मीन्स जहां बोल सकते हैं कि रूम का एंट्रोपी कम है। ओके, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जहां पे पूरा फैला हुआ है, ठीक है, बुक्स इधर पड़ी है, ठीक है, एक शूज इधर पड़ा है, एक शूज उधर पड़ा है, जो मेनली हम लोग हॉस्टल में देखते हैं, तो वहां पे जाके हम क्या बोल सकते हैं, अरे सिस्टम का एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। तो एंट्रोपी किस चीज का मेजर है? ये सिस्टम के रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस का मेजर है। अगर रैंडमनेस जितना कम होगा तो एंट्रोपी उतना ही क्या हो जाएगा, सिस्टम का कम हो जाएगा। और जितना सिस्टम का एंट्रोपी कम होगा उतना उस सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, है ना। रैंडमनेस जितना ज्यादा होगा उतना एंट्रोपी ज्यादा होगा और उतनी ही उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ओके, ये है फिजिकल मीनिंग किसका, एंट्रोपी। ये एंट्रोपी का फिजिकल मीनिंग है, दैट मींस इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ disorderness, it is the measure of disorderness or randomness of molecules, it is the measure of disorderness or randomness of molecules, randomness of molecules, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बताएगा, एंट्रोपी उसका एक मेजर है, ठीक है। ये इसका क्या है, फिजिकल मीनिंग। थर्मोडायनामिक्स में कैसे आएगा, मैथमेटिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब चीजें देखेंगे डिटेल में। ओके, सो दैट मीन्स यहां पे हमने एक और बात की, क्या, मोर द रैंडमनेस, मोर द रैंडमनेस, मोर द रैंडमनेस, more will be the entropy, more will be the entropy, more the randomness, more will be the entropy, and lesser will be efficiency, lesser will be efficiency, lesser will be efficiency। ओके, लेसर विल बी इफिशियंसी। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, इसमें से किस स्टेट में एंट्रोपी सबसे कम होगा? सॉलिड में सर। सॉलिड में ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल है वो क्या है,
एक सिस्टमेटिकली मैनर में अरेंज हुए हुए हैं। ओके, तो एंट्रोपी को अगर हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं तो गैसियस फेस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा रैंडमनेस आपको मिलेगा। उसके बाद लिक्विड फेस में, और सबसे जो कम एंट्रोपी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? सॉलिड फेस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सॉलिड फेस में। ओके, दिस इज द दैट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं एंट्रोपी को थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मोडायनामिक्स के नजरिए से हम देखते हैं एंट्रोपी। चलो ध्यान से देखना भैया। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि यार कोई मेरे पास एक थर्मोडायनामिक साइकिल है, उस साइकिल में दो प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस है कि 1 से 2, और एक प्रोसेस है दोबारा 2 से 1। ये पूरा थर्मोडायनामिक साइकिल बन गया है। जाने का बोल रहा हूँ पाथ ए है, आने का पाथ बी है। तो ये अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरी साइकिल क्या बन गई? ये बन गई 1A 2B1। ये मेरी एक थर्मोडायनामिक साइकिल है, और मैं ये बोल रहा हूं कि ये साइकिल कैसी है? रिवर्सेबल साइकिल। कैसी साइकिल है ये? रिवर्सेबल साइकिल है, 1A2B1। ठीक है, रिवर्सेबल साइकिल मतलब दोनों प्रोसेस कैसे होंगे? रिवर्सेबल होंगे। अब वी नो वेरी वेल फॉर रिवर्सेबल साइकिल, है ना, रिवर्सेबल साइकिल, रिवर्सेबल साइकिल के लिए जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है किसका? डेल क्यू बाई टी का, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये किसने बताया? क्लॉसियस साहब ने तो बताया ये। तो इसको अगर मैं यूज करता हूं तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी, तो क्या आएगा इस साइकिल के लिए? 1 से 2 जाने में सपोज कुछ हीट ट्रांसफर हुआ है, सपोज टी टेम्परेचर पे हुआ है, तो कितना हो गया? 1A2 प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी 2B1 इक्वल्स टू 0। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि रिवर्सेबल साइकिल है। ठीक है, दो प्रोसेस है, अगर दोनों प्रोसेस में कुछ कुछ हीट ट्रांसफर हुआ है किसी किसी टेम्परेचर पे, तो क्यू बाई टी प्लस क्यू बाई टी करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना। अब मैं एक और साइकिल ले रहा हूं, उस साइकिल में जाने का पाथ सेम है 1A2, लेकिन आने का पाथ मैंने डिफरेंट कर दिया, ये 2C1। ठीक है, अब ये जो मेरा साइकिल है, ये साइकिल है, बोल रहा हूं 1A2C1, ये मेरा साइकिल है दूसरा। और ये भी कैसा साइकिल है? ये भी रिवर्सेबल साइकिल है। ये भी साइकिल कैसा है? इसको भी मैं बोल रहा हूं कि ये भी रिवर्सेबल साइकिल है। दोनों साइकिल में जाने का पाथ सेम है 1A2, लेकिन आने का पाथ दोनों का अलग अलग है। 2 से 1 आ रहे हैं दोनों में, एक बार पाथ बी से आ रहे हैं, एक बार पाथ सी से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वाली साइकिल के लिए, इस वाली साइकिल के लिए अगर मैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगाता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को मिलेगा डेल क्यू बाई टी 1A2 प्लस डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी 2B1, 2B1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा मेरे को। ठीक है, अब ये मेरे को मिला फर्स्ट वाली साइकिल से, ये मेरे को मिला सेकंड वाली साइकिल से। 1 मिनट, 1 मिनट, 2B1 नहीं 2C1। आने का पाथ क्या है? यहाँ पे C है, 2C1 ये। ठीक है, फर्स्ट वाली साइकिल में जाने का पाथ ये है, आने का पाथ B है। सेकंड वाली साइकिल में जाने का पाथ सेम है और आने का पाथ C है, ये वाला। ओके, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, भाई ध्यान से देखते रहना बिल्कुल, इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों ही रिवर्सेबल साइकिल है, दोनों साइकिल क्या है? रिवर्सेबल है। अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये तो हो गया कैंसल, 1A2 क्या बचेगा इधर से? डेल क्यू बाई टी 2B1 माइनस डेल क्यू बाई टी 2C1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आएगी यहां से निकल के, दैट इज कि डेल क्यू बाई टी 2B1 इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी 2C1, डेल क्यू बाई टी 2B1 इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी 2C1। तो ध्यान से सुनना बिल्कुल मेरी बात।
ओके, यहां से क्या आया हमारे पास ये एक कंक्लूजन आया है कि ये दोनों ही केस में हम 2 से 1 आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही केस में 2 से 1 आ रहे हैं, तो स्टेट पॉइंट तो सेम है, एंड पॉइंट दोनों केस में सेम है, 2 से 1 आ रहे हैं, बट एक बार पाथ बी से आ रहे हैं और एक बार पाथ सी से आ रहे हैं। और अलग अलग पाथ से आने पे दोनों ही रिवर्सेबल पाथ है, पाथ बी और पाथ सी दोनों ही रिवर्सेबल पाथ है। तो अलग अलग पाथ से आने पर एंड पॉइंट सेम है, लेकिन अलग अलग पाथ से आने पर भी ये जो रेशो है इसका डेल क्यू बाई टी का, देख सकते हो डेल क्यू बाई टी 2b1 इक्वल टू डेल क्यू बाई टी 2c1। ये जो डेल क्यू बाई टी का रेशो है अलग अलग रिवर्सेबल पाथ से, अभी तक रिवर्सेबल की बात हुई है भाई, अलग अलग रिवर्सेबल पाथ से अगर एंड पॉइंट सेम है, ठीक है, और मैं अगर डेल इन दोनों एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दूं किसी रिवर्सेबल पाथ से, और उस रिवर्सेबल पाथ के लिए अगर मैं डेल क्यू बाई टी निकाल दूं, ठीक है, और ऐसे ही मैं अगर बहुत सारे रिवर्सेबल पाथ ले लूं, उन सब रिवर्सेबल पाथ के लिए जो डेल क्यू बाई टी आएगा वो सेम आएगा। इसका मतलब डेल क्यू बाई टी क्या हो गया, एक पॉइंट फंक्शन हो गया, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, डेल क्यू बाई टी पॉइंट फंक्शन हो गया, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये जो डेल क्यू बाई टी है जो पॉइंट फंक्शन बन गया है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस डेल क्यू बाई टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन टू स्टेट पॉइंट। क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन टू स्टेट पॉइंट। देखो थर्मोडायनामिक्स में जब भी हम बात करेंगे ना, कभी भी एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात नहीं होगी। एंट्रोपी यहाँ पे प्रोसेस में डिफाइन है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में कि उसका एंट्रोपी इंक्रीज हुआ या उसका एंट्रोपी डिक्रीज हुआ। ओके, इसमें हम इंटरेस्टेड है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस एंट्रोपी के साथ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है कि सेम रहा है, इसमें हम इंटरेस्टेड है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, ठीक है, अगर मैं उस प्रोसेस के लिए क्यू बाई टी का रेशियो निकाल दूं, तो क्यू बाई टी का जो रेशियो है वही किसको डिनोट करेगा, चेंज इन एंट्रोपी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, तो ये जो डेल क्यू बाई टी का रेशियो है जो अलग अलग रिवर्सेबल पाथ के लिए सेम वैल्यू आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स में, चेंज इन एंट्रोपी। ओके, ध्यान से सुनना भाई बिल्कुल बात। तो डेल क्यू बाई टी फॉर रिवर्सेबल पाथ, ठीक है, इज known as change in entropy okay, that means ds is equals to क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, बट वाया रिवर्सेबल पाथ। ये ध्यान रखना है, सिर्फ रिवर्सेबल पाथ की बात हो रही है अभी। ओके, सो डियर एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ डिफाइन की गई है रिवर्सेबल पाथ से थर्मोडायनामिक्स में। बड़े ध्यान से सुन लेना मेरी बात, नहीं तो जिंदगी भर कंफ्यूजन जाएगा नहीं। थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ रिवर्सेबल पाथ से डिफाइन की गई है। अगर आपको कभी ये बोल दे कि एक ये स्टेट पॉइंट है सिस्टम का, एक ये स्टेट पॉइंट है सिस्टम का, और यहां से यहां तक कोई प्रोसेस हुआ है, तो स्टेट पॉइंट 1 से 2 आने में कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, बस इतना पूछा हो, तो आपको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो रिवर्सेबल पाथ से आ रहा है या इरिवर्सेबल पाथ से आ रहा है। बिकॉज अगर उसने ये पूछ लिया ना कि एंट्रोपी चेंज कितना है, तो एंट्रोपी चेंज सिर्फ और सिर्फ रिवर्सेबल पाथ से डिफाइंड है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है, क्यू बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ, क्यू बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ। बस ये नहीं सोचना है कि 1 से 2 जो आ रहा है कि वो रिवर्सेबल से आ रहा है कि इरिवर्सेबल, अरे वो कैसे भी आ रहा हो। अगर आपको ये बोल दिया कि आपको इस 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 के लिए 1 से 2 के बीच में आपको क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है। क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो आप क्या करोगे, 1 और 2 को कनेक्ट करोगे वाया अ हाइपोथेटिकल रिवर्सेबल पाथ, और उस रिवर्सेबल पाथ से आप क्यू बाई टी फाइंड कर दोगे, वही उस पूरे प्रोसेस के लिए या उन दोनों स्टेट पॉइंट्स के बीच में क्या देगा आपको, एंट्रोपी चेंज। उन दो स्टेट पॉइंट के बीच क्या देगा, एंट्रोपी चेंज देगा। बिकॉज
एंट्रोपी चेंज डिफाइन है Q बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ, और ये जो Q बाई टी है वाया रिवर्सेबल पाथ, ये अलग अलग रिवर्सेबल पाथ के लिए वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो इसी की वजह से ये जो Q बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ है ये बनता है पॉइंट फंक्शन। तो एंट्रोपी को भी हम क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी इज दी पॉइंट फंक्शन यहां। ठीक है, एंट्रोपी भी क्या है हमारा, पॉइंट फंक्शन। सो दिस रेशियो Q बाई टी इट इज सेम फॉर all reversible paths between same state point, ठीक है। अगर मेरे स्टेट पॉइंट सेम है, उसको मैं कितने भी रिवर्सेबल पाथ से कनेक्ट कर दूं, उन सबके लिए जो Q बाई टी का रेशियो है वो सेम आएगा। और इसी Q बाई टी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी बोलते हैं। सो दैट मीन्स Q बाई टी via reversible path, this it is the point function, ये क्या है, point function। So we can also say that entropy is also point function, बस सुनते रहना पहले आधा घंटा आराम से, जो मैं बात करूंगा उसके बाद जो डाउट होगा वो क्लियर करके जाना। एंट्रोपी इज ऑल्सो अ पॉइंट फंक्शन। अगर पॉइंट फंक्शन होगा तो क्या होगा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम का प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अभी तक हम सिर्फ रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल की अभी तक हमने बात नहीं की है। ठीक है, अगर दोबारा बोल रहा हूं, अगर दो स्टेट पॉइंट है, उन दोनों स्टेट पॉइंट को अगर मैं डिफरेंट रिवर्सेबल पाथ से कनेक्ट करता हूं, सारे रिवर्सेबल पाथ के लिए जो Q बाई टी का रेशियो निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। तो ये क्या बन गया, एक सिस्टम का प्रॉपर्टी हो गया। ऑब्वियसली अगर अलग अलग पाथ के लिए वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब पाथ फंक्शन नहीं है, पॉइंट फंक्शन है। और इसी पॉइंट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन टू स्टेट पॉइंट। दो स्टेट पॉइंट के बीच में कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, इससे हम फाइंड करेंगे Q बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ। ओके, तो अगर कभी आपको ये बोल दे कि एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है, तो ये कभी नहीं सोचना है कि रिवर्सेबल पाथ है या इरिवर्सेबल पाथ है। एंट्रोपी चेंज अगर पूछ लिया तो एंट्रोपी चेंज सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड ही रिवर्सेबल से, ठीक है, डिफाइंड ही सिर्फ और सिर्फ रिवर्सेबल से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये बात तो समझ में आ गई, जो Q बाई टी का रेशियो है वाया रिवर्सेबल पाथ, तो अलग अलग रिवर्सेबल पाथ के लिए ये वैल्यू सेम आती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को चेंज इन एंट्रोपी बोल रहे हैं। बट अगर मैं Q बाई टी फाइंड करूं वाया इरिवर्सेबल पाथ, तो क्या वो भी एंट्रोपी चेंज के इक्वल होगा क्या वो भी डिफरेंट इरिवर्सेबल पाथ के लिए क्या Q बाई टी सेम आएगा, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं, सेम ये एक थर्मोडायनामिक साइकिल 1A2B1, ओके, ये रिवर्सेबल साइकिल 1A2B1, रिवर्सेबल साइकिल है ना, रिवर्सेबल साइकिल। अगर ये रिवर्सेबल साइकिल है तो फॉर साइकिल 1A2B1, इसके लिए अगर मैं लिखता हूं तो क्या आएगा, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ del Q बाई टी इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज अ रिवर्सेबल साइकिल। यहां पे भी क्या लिख सकता हूं, del Q बाई टी फॉर 1A2 प्लस del Q बाई टी फॉर 2B1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये आएगा निकल के। ओके, और वी कैन से दैट del Q बाई टी 1A2 इक्वल्स टू माइनस del Q बाई टी 2B1, ये हो जाएगा। ठीक, दिस। अब ध्यान से देखो दोबारा, अब
एक और मैं थर्मोडायनामिक साइकिल ले रहा हूं जहां पे फिर जाने का पाथ सेम है 1A2, आने का पाथ अलग है, और ये जो आने का पाथ मैं ले रहा हूं ये इरिवर्सिबल पाथ है। 2C1 डॉटेड लाइन से दिखाया, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये जो साइकिल है मेरी, ध्यान से देखना, अब मेरी नेक्स्ट साइकिल क्या है, 1A2, जाने का पाथ सेम है, आने का अलग है। तो जाने का पाथ तो इसमें रिवर्सेबल है, जाने का पाथ इसका भी रिवर्सेबल है, इसका आने का इरिवर्सेबल है। अगर साइकिल में एक भी प्रोसेस इरिवर्सेबल हो गया तो वो साइकिल कैसी हो जाएगी, इरिवर्सेबल साइकिल हो जाएगी। तो ये मेरी कैसी हो गई, इरिवर्सेबल साइकिल, इरिवर्सेबल साइकिल। ठीक है, वेरी गुड, इरिवर्सेबल साइकिल। अब देखो ध्यान से, अब ये जो मेरा साइकिल है, दैट मीन्स दिस जो इरिवर्सेबल साइकिल लिया है, साइकिल 1A2C1, इसके लिए अगर मैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगाता हूं तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इस बार क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, है ना, क्योंकि इरिवर्सिबल साइकिल है। तो इसके लिए लगाए अगर हम, तो क्या आएगा, डेल क्यू बाई टी 1A2 प्लस डेल क्यू बाई टी 2C1 लेस देन 0, डेल क्यू बाई टी 2C1 लेस देन 0। ओके, क्या आ जाएगा, लेस देन 0। अब ध्यान से देखना भाई, A12 पाथ कैसा है, रिवर्सेबल पाथ है। 2B1 पाथ कैसा है, रिवर्सेबल पाथ है। बट 2C1 पाथ कैसा है, ये इरिवर्सेबल पाथ है। 2C1 पाथ कैसा है, ये इरिवर्सेबल पाथ है ना। ध्यान से देखना बिल्कुल अभी इधर। तो डियर, डेल क्यू बाई टी 1A2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, यहां पे देख लो, माइनस डेल क्यू बाई टी 2B1 से, 2B1 प्लस डेल क्यू बाई टी 2C1 लेस देन 0। ओके, अब यहां पे जो डेल क्यू बाई टी आएगा, डेल क्यू बाई टी 2C1, ये ध्यान से देखना, डेल क्यू बाई टी 2C1 इज लेस देन डेल क्यू बाई टी 2B1, इज लेस देन डेल क्यू बाई टी 2B1। अभी दोबारा देखो, स्टेट पॉइंट सेम है, 2 से 1 आ रहे हैं इस बार भी, एक बार पाथ बी से आ रहे हैं, एक बार पाथ सी से आ रहे हैं, लेकिन एक पाथ रिवर्सेबल है और एक पाथ इरिवर्सेबल है। और डेल क्यू बाई टी का रेशो इस बार सेम नहीं आया है, इस बार डेल क्यू बाई टी का रेशो सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पाथ रिवर्सेबल है, एक पाथ इरिवर्सेबल है। थोड़ी देर पहले हमने देखा, अगर दोनों पाथ रिवर्सेबल होते तो डेल क्यू बाई टी का रेशो सेम आता, लेकिन एक पाथ रिवर्सेबल है और एक पाथ इरिवर्सेबल है, तो डेल क्यू बाई टी का रेशो सेम नहीं आ रहा है। ओके, इसका मतलब डेल क्यू बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ इज अ पॉइंट फंक्शन, बट और उस पॉइंट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। बट डेल क्यू बाई टी वाया इरिवर्सेबल पाथ इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, वो पॉइंट फंक्शन नहीं होगा, वो अलग अलग रिवर्सेबल इरिवर्सेबल पाथ के लिए वैल्यू सेम नहीं आएगी। ठीक है, सेम नहीं आएगी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, यहां से मैं लिख सकता हूं डेल क्यू बाई टी 2C1 क्या है, 2C1 तो इरिवर्सेबल पाथ है ना, तो डेल क्यू बाई टी फॉर इरिवर्सेबल पाथ, इरिवर्सेबल पाथ इज लेस देन डेल क्यू बाई टी 2B1 कैसा पाथ है, 2B1 रिवर्सेबल पाथ है, इज लेस देन डेल क्यू बाई टी रिवर्सेबल पाथ, रिवर्सेबल। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि जो डेल क्यू बाई टी है ना, डेल क्यू बाई टी वाया इरिवर्सेबल पाथ, वाया इरिवर्सेबल पाथ, इट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, नॉट अ पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, नॉट अ पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। ओके, तो अगर मेरे पास दो स्टेट पॉइंट है, स्टेट पॉइंट 1 और एक स्टेट पॉइंट 2, अब मैं एक बार इन स्टेट पॉइंट को अगर ज्वाइन करता हूं वाया रिवर्सेबल पाथ, रिवर्सेबल पाथ से, ओके, तो जब मैं इस रिवर्सेबल पाथ से क्या निकालता हूं, डेल क्यू बाई टी निकालता हूं, ठीक है, वाया दिस रिवर्सेबल पाथ, इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन दीज टू स्टेट पॉइंट।
ठीक। और जब मैं दोनों स्टेट पॉइंट को कनेक्ट करता हूं वाया कोई इरिवर्सेबल पाथ, ये क्या है, कोई इरिवर्सेबल पाथ, इरिवर्सेबल पाथ। तो डेल क्यू बाई टी जब मैं निकालता हूं वाया इरिवर्सेबल पाथ, इसको चेंज इन एंट्रोपी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है ही नहीं भाई। एंट्रोपी हम डिफाइन कर चुके हैं, डेल क्यू बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, खत्म। रिवर्सेबल पाथ से डिफाइन है एंट्रोपी। लेकिन डेल क्यू बाई टी वाया इरिवर्सेबल पाथ, ये तो सिस्टम का प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये पॉइंट फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग इरिवर्सेबल पाथ के लिए, ठीक है, ये वैल्यू अलग अलग आने वाला है, तो ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। और डेल क्यू बाई टी वाया इरिवर्सेबल पाथ, ये लेस देन आएगा, ये भी हमने देख लिया है। अगर दोनों स्टेट पॉइंट को मैं एक बार रिवर्सेबल से कनेक्ट करूं, एक बार इरिवर्सेबल से कनेक्ट करूं, तो रिवर्सेबल से कनेक्ट करने पे जो डेल क्यू बाई टी आएगी, ये वैल्यू लार्जर होगी किससे, इरिवर्सेबल पाथ से। और डेल क्यू बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ, यही क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हम लिख सकते हैं डेल क्यू बाई टी वाया इरिवर्सेबल पाथ, वाया इरिवर्सेबल पाथ। अगर मैं एक फाइंड करता हूं रेशो डेल क्यू बाई टी का किसी भी इरिवर्सेबल पाथ के लिए, तो ये क्या है मेरे को नहीं पता, बट एक चीज श्योर है डियर, ये एंट्रोपी तो नहीं है, बट ये वैल्यू कुछ भी आएगी, ये ऑलवेज लेस देन किससे आएगी, डेल क्यू बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ। और डेल क्यू बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ ही चेंज इन एंट्रोपी है, इसका मतलब ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन चेंज इन एंट्रोपी आएगी, ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन चेंज इन एंट्रोपी आएगी। ओके, तो मैं लिख सकता हूं क्या, मैं ये लिख सकता हूं इक्वेशन फॉर रिवर्सेबल पाथ, फॉर रिवर्सेबल पाथ, रिवर्सेबल पाथ के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, ds इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी। और इरिवर्सेबल पाथ के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, इरिवर्सेबल पाथ के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, दैट इज ds ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी। और दोबारा बोल रहा हूं, एंट्रोपी जो डिफाइन हुआ है वो रिवर्सेबल पाथ से डिफाइन है। एंट्रोपी किससे डिफाइन है, रिवर्सेबल पाथ से डिफाइन है। अगर हाँ आप डेल क्यू बाई टी रिवर्सेबल पाथ से निकालते हो तो आपको चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप डेल क्यू बाई टी इरिवर्सेबल पाथ से निकालते हो तो वो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा वहां से, लेकिन उसको आप चेंज इन एंट्रोपी नहीं बोलोगे। फिर वो जो भी आएगा वो चेंज इन एंट्रोपी से कम आएगी वैल्यू ऑलवेज। ठीक है, वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, चेंज इन एंट्रोपी से कम आएगी। एक लास्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक स्टेट पॉइंट है, स्टेट पॉइंट है, स्टेट पॉइंट 1, स्टेट पॉइंट 2, इनको मैंने कनेक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट 3 पाथ से। ओके, एक पाथ आर ए, एक पाथ आर बी और एक पाथ आर सी। आर ए आर बी आर सी तीनों ही रिवर्सेबल पाथ है, कंप्लीट लाइन से शो किए हैं, तीनों कौन से पाथ है, रिवर्सेबल पाथ है। अगर तीनों रिवर्सेबल पाथ है, एक चीज तो श्योर है कि जब मैं निकालूंगा क्या, डेल क्यू बाई टी का रेशियो वाया पाथ आर ए, और मैं निकालता हूं डेल क्यू बाई टी का रेशियो फॉर पाथ आर बी, और मैं निकालता हूं डेल क्यू बाई टी का रेशियो फॉर पाथ आर सी, फॉर पाथ आर सी। ये तीनों ही रेशियो एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम आएंगे, क्योंकि तीनों ही क्या है, रिवर्सेबल पाथ है। और रिवर्सेबल पाथ के लिए वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन टू स्टेट पॉइंट, दैट मींस S2 माइनस S1। दिस इज कॉल्ड डियर चेंज इन एंट्रोपी दिस। ओके, और अगर मैं 1 और 2 को कनेक्ट कर रहा हूं किससे, सपोज ये कोई मेरे पास इरिवर्सेबल पाथ, एक और इरिवर्सेबल पाथ, वन मोर इरिवर्सेबल पाथ, ये पाथ ए हो गया, दिस इज पाथ बी, दिस इज पाथ सी। ये तीनों क्या है, इरिवर्सेबल पाथ है। अगर मैं इन इरिवर्सेबल पाथ के लिए सेपरेटली फाइंड कर लू ना, डेल क्यू बाई टी अगर मैं फाइंड करूं पाथ ए के लिए, अगर अपन फाइंड करते हैं डेल क्यू बाई टी फॉर पाथ बी, और अगर अपन फाइंड कर ले डेल क्यू बाई टी फॉर पाथ सी, तो डियर क्योंकि ये इरिवर्सेबल पाथ है, इरिवर्सेबल पाथ के लिए डेल क्यू बाई टी अलग अलग पाथ के लिए वैल्यू अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी, ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। और इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा, इनमें से जो मैक्सिमम भी होगा वो भी क्या होगा, वो भी लेस देन चेंज इन एंट्रोपी होगा, वो भी क्या होगा, लेस देन चेंज इन एंट्रोपी होगा। दैट मींस वो भी लेस देन क्या होगा, डेल क्यू बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ। डेल क्यू बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ बोलो मतलब चेंज इन एंट्रोपी।
ओके, तो अगर कभी आपसे पूछ ले, ठीक है, अब ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। आपको कभी अगर फंसाने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए अगर ये बोल दे डियर एक स्टेट पॉइंट 1 है, एक स्टेट पॉइंट 2 है, ओके, हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई प्रोसेस किया 1 से 2 तक, कोई प्रोसेस गया 1 से 2 तक, कोई प्रोसेस गया, ठीक है, कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सेबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सेबल प्रोसेस है। इस इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी बताओ, है ना, इस इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी बताओ। आपको इसके जाल में नहीं फंसना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो इरिवर्सेबल बोल रहा है कंफ्यूज करने के लिए, अगर उसने ये बोल दिया कि चेंज इन एंट्रोपी बताओ, फिर मतलब नहीं है कि रिवर्सेबल है कि इरिवर्सेबल है। फिर आपको पता क्या कर रहा है, आपको पढ़ना ही नहीं है कि रिवर्सेबल है इरिवर्सेबल है, आपको बस ये देखना है उसने क्या पूछा है, उसने चेंज इन एंट्रोपी पूछ लिया। एंट्रोपी जो हमने डिफाइन कर दिया ना डियर, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी। एंट्रोपी जो हमने डिफाइन कर दी वो सिस्टम की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। और जो सिस्टम की प्रॉपर्टी है ना, उसको इस बात से कभी मतलब नहीं है कि रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल पाथ है, वो तो सेम ही रहेगा। ओके, तो हम एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, हमको बस दो स्टेट पॉइंट चाहिए, उनको एक्चुअली में किससे कनेक्ट किया गया है, एक्चुअली में क्या प्रोसेस है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को दो स्टेट पॉइंट चाहिए। हम क्या करेंगे, दोनों स्टेट पॉइंट को एक हाइपोथेटिकली रिवर्सेबल पाथ से कनेक्ट करेंगे। अरे कोई तो एक रिवर्सेबल पाथ होगा उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक हाइपोथेटिकली रिवर्सेबल पाथ से कनेक्ट करूंगा इन दोनों को। ओके, और इस रिवर्सेबल पाथ के लिए मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं डेल क्यू बाई टी फाइंड कर लूंगा इस रिवर्सेबल पाथ के लिए, और यही क्या देगा मेरे को, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, दिस ये हो गया S1 यहाँ पे, इधर पे कितना एंट्रोपी होगा, S2 होगा। तो डियर चेंज इन एंट्रोपी तो इतना ही आएगा, इट डज नॉट मैटर कि पाथ रिवर्सेबल हो या इरिवर्सेबल हो, चाहे रिवर्सेबल हो या इरिवर्सेबल हो, अगर चेंज इन एंट्रोपी पूछा है वो तो एक ही चीज आएगी डियर। ठीक है, दो स्टेट पॉइंट के बीच में अगर चेंज इन एंट्रोपी पूछ लिया, एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है। अब अलग अलग पाथ के लिए उसको अलग अलग मत कर देना, ठीक है। एंट्रोपी पूछने का मतलब यही है, वो Q बाई टी निकलवाना चाह रहा है रिवर्सेबल पाथ से, भले ही उसने कंफ्यूज करने के लिए बोला हो कि दोनों कनेक्ट को कनेक्ट किया गया है इरिवर्सेबल से, लेकिन आपको निकालना Q बाई टी है वाया रिवर्सेबल पाथ। समझ में आई बात, यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं होगा कभी। नो सर। ओके, तो यूनिट एंट्रोपी का क्या होगा, यूनिट एंट्रोपी, यूनिट क्या है एंट्रोपी का, किलो जूल पर केल्विन। Q बाई टी है ना, किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, क्या है ये, सिस्टम का प्रॉपर्टी है, कैसा प्रॉपर्टी है, भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट मास के लिए इसका क्या बनेगा यूनिट, किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। ये कैसा प्रॉपर्टी हो जाएगा, ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। चलो नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं, दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस, है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं क्या, रिवर्सेबल हीट एडिशन, रिवर्सिबल हीट एडिशन,
कैसा प्रोसेस हो रहा है? रिवर्सेबल हीट एडिशन का प्रोसेस है। अब ये तो आप खुद भी सोच सकते हो ना, इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो फील आ चुका है एंट्रोपी का पहले ही। अब अगर मैं हीट ऐड करता हूं सिस्टम में, सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज सर। ऑब्वियसली इंक्रीज ही करेगा। हीट ऐड करोगे तो रैंडमनेस इंक्रीज करेगा। ओके, तो देख लेते हैं फिर भी भाई, रिवर्सेबल हीट एडिशन, रिवर्सेबल के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? डीएस इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, है ना। हीट एडिशन है, हीट एडिशन है तो ये क्या होगा? ये तो पॉजिटिव है, और टी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, कि कैल्विन में है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। टी पॉजिटिव है, तो डीएस क्या आएगा? यहां से हम चेक करेंगे तो क्या आएगा? डीएस क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी मतलब क्या होगा? डीएस ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब S2 माइनस S1 ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स S2 ग्रेटर देन S1। S2 ग्रेटर देन S1, फाइनल एंट्रोपी ज्यादा होगी किससे? इनिशियल एंट्रोपी से। तो रिवर्सेबल हीट एडिशन के प्रोसेस में क्या होगा? ऑलवेज एंट्रोपी इंक्रीजेस, ऑलवेज एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा दिस। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं किसकी? रिवर्सेबल हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन। अब हीट रिजेक्शन है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी डिक्रीज ही करेगी, तो क्या है? डीएस इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी। अब हीट रिजेक्शन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो टेम्परेचर तो पॉजिटिव है, यहां से अपने पास क्या आएगा? डीएस लेस देन जीरो आ जाएगा, दैट मीन्स S2 माइनस S1 क्या हो गया? लेस देन जीरो, S2 लेस देन S1। तो फाइनल एंट्रोपी कम हो जाएगी इनिशियल एंट्रोपी से, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिवर्सेबल हीट रिजेक्शन के प्रोसेस में क्या होगा? एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस। ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्या? रिवर्सेबल एडियाबैटिक, रिवर्सेबल एडिया, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। रिवर्सेबल एडियाबैटिक, रिवर्सेबल है तो क्या इक्वेशन यूज करेंगे? डीएस इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, ये तो रिवर्सेबल का इक्वेशन हो गया। ओके, एडियाबैटिक है तो हीट ट्रांसफर जीरो हो गया, यहां से क्या आ गया? चेंज इन एंट्रोपी जीरो। चेंज इन एंट्रोपी जीरो मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है, फाइनल एंट्रोपी और इनिशियल एंट्रोपी क्या है? सेम है। तो डियर, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट कि रिवर्सेबल एडियाबैटिक, रिवर्सेबल एडियाबैटिक, adiabatic is an isentropic process, is an isentropic, एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, वो प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है उसको क्या बोल रहे हैं? उसको आइसेंट्रोपिक बोल रहे हैं। रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस एक कैसा प्रोसेस होगा? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी क्या रहेगी? सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी चेंज क्या होगा? एंट्रोपी चेंज हो जाएगा जीरो। ओके, तो ध्यान से देखना, अब जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं क्या है, नोट करके लिख रहा हूं कि इन रिवर्सेबल प्रोसेस, इन रिवर्सेबल प्रोसेस, रिवर्सेबल प्रोसेस में सिस्टम एंट्रोपी, सिस्टम एंट्रोपी में इंक्रीज, में इंक्रीज, में डिक्रीज, में डिक्रीज और रिमेन सेम, और रिमेन सेम। एंट्रोपी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, सेम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा हीट ट्रांसफर पे। हीट ऐड हो रहा है तो इंक्रीज करेगी, हीट रिजेक्ट हो रहा है तो डिक्रीज करेगी, एडियाबैटिक है तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है दिस। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा? अभी हमने देखा कि रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक कैसा प्रोसेस होगा? एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, है ना। आइसेंट्रोपिक मतलब जिसमें एंट्रोपी सेम रहे। अगर प्रोसेस रिवर्सेबल एडियाबैटिक है तो उसमें एंट्रोपी सेम रहेगा, वो आइसेंट्रोपिक हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि कोई प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, मैंने पहले क्या स्टेटमेंट यूज किया कि जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक है, तो क्या
जरूरी है वो रिवर्सेबल एडियाबैटिक भी हो? क्या जरूरी है वो रिवर्सेबल एडियाबैटिक हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से देखना, हाँ, ध्यान से देखना। यार अभी हमने क्या देखा कि जो मेरे पास इक्वेशन होता है ना इरिवर्सेबल के लिए, भाई अगर मेरे को डेल क्यू बाई टी लिखना है इरिवर्सेबल के लिए, डेल क्यू बाई टी लिखना है किसके लिए? इरिवर्सेबल के लिए। डेल क्यू बाई टी इरिवर्सेबल के लिए है, ये तो लेस देन एंट्रोपी चेंज होगा ना, कुछ आएगा। ये डेल क्यू बाई टी जो इरिवर्सेबल के लिए अगर मैं फाइंड करता हूं तो कुछ तो आएगा, लेकिन जो कुछ भी आएगा ये लेस देन क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? भाई ये वाला लेफ्ट हैंड साइड छोटा है ना, इससे यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूंगा तभी तो इसके इक्वल होगा। तो मैं क्या लिखता हूं? ds इक्वल्स टू दैट इज डेल क्यू बाई टी प्लस कुछ पॉजिटिव वैल्यू x, कुछ भी x, लेकिन ये x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मेक श्योर x क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव एक्स क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं कुछ अगर इसमें ऐड करूंगा तभी तो ये लेस देन का साइन इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। ठीक है, अभी ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। ये एक्स क्या बता रहा है डियर? ये एक्स क्या बता रहा है? ये एक्स बता रहा है इरिवर्सिबिलिटी के बारे में। बस एक्स क्या बता रहा है? एक्स बता रहा है इंटरनल इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। एक्स बता रहा है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के बारे में। ध्यान से देखना, है ना? ध्यान से देखना। देखो डीएक्स, डीएक्स क्या है अपने पास? डेल क्यू बाई टी प्लस एक्स। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब डीएस क्या हो गया? डेल क्यू बाई टी। एक्स का वैल्यू 0 हो गया मतलब प्रोसेस कैसा हो गया? रिवर्सेबल प्रोसेस हो गया। जैसे ही एक्स का वैल्यू 0 हुआ तो प्रोसेस क्या है? इसका मतलब रिवर्सेबल है ना, डीएस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। तो डियर यही एक्स ही है जो प्रोसेस के अंदर इरिवर्सिबिलिटी लेके आ रहा है, या प्रोसेस के अंदर इरिवर्सिबिलिटी लेके आने की वजह से यही है एस जो जनरेट हो रहा है एक्स्ट्रा। ओके, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एक्स 0, एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये आप जानते हो। और अगर एक्स का वैल्यू, ठीक है, 0 नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। डियर एक्स का वैल्यू ध्यान देखना, एक्स का वैल्यू 0 है, प्रोसेस इरिवर्सिबल है। एक्स का वैल्यू 1 है, प्रोसेस इरिवर्सिबल। एक्स का वैल्यू 2 है तो भी प्रोसेस इरिवर्सिबल। एक्स का वैल्यू 0 है, प्रोसेस रिवर्सिबल। मतलब जैसे जैसे एक्स का वैल्यू 0 से ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो जितनी ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा एक्स का वैल्यू होगा। एक्स का वैल्यू जितना कम है इसका मतलब प्रोसेस रिवर्सेबल होने के उतना ही क्लोज है, उसके अंदर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी उतनी ही कम है। जैसे ही एक्स 0 हो गया तो प्रोसेस रिवर्सेबल हो जाए। ठीक है, सो दैट मीन्स तो ग्रेटर देन 0 जब होगा तो इसको इसकी होगी ना रिवर्सिबल से ज्यादा, फिर ये इंट्रोपी। हाँ, जैसे जैसे 0 से आगे की तरफ जाएगा ना, इसका मतलब वैसे वैसे प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। वो जितनी तो ज्यादा रिवर्स बड़ी इस एक्स की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगी। सर, बोलो क्या बोल रहे हो? इरिवर्सिबल की जो आपने इरिवर्सिबल बोला ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस इसकी इंट्रोपी ज्यादा है ना इरिवर्सिबल से, उस पे इक्वेशन में इक्वल टू 0 है, वो ग्रेटर देन 0 है सर। जब एक्स का वैल्यू कुछ 2 देंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी ना। नहीं, ये देखो ना हम क्या बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं जो डेल क्यू बाई टी इरिवर्सिबल है ना। तो पहली बात तो मेरी बात सुनो, बात सुनना। एंट्रोपी हमने डिफाइन किया, एंट्रोपी कैसे डिफाइन किया? डेल क्यू बाई टी वाया रिवर्सिबल पाथ, खत्म। और वो प्रॉपर्टी है सिस्टम, यही पे एंट्रोपी की बात खत्म है। उसके बाद जो हमारी बात है वो ये बात है कि अगर डेल क्यू बाई टी वाया इरिवर्सिबल पाथ फाइंड किया जाए तो वो वैल्यू क्या आएगी? वो वैल्यू कुछ आएगी, लेकिन वो कुछ भी आएगी वो लेस देन एंट्रोपी आएगी।
वो कुछ भी आएगी वो लेस देन एंट्रोपी आएगी। ये मत बोलना कि इरिवर्सेबल के लिए जो एंट्रोपी आएगा और रिवर्सेबल के लिए जो एंट्रोपी आएगा एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट कोई मतलब नहीं है। इरिवर्सेबल के लिए एंट्रोपी, रिवर्सेबल के लिए एंट्रोपी, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। अगर एंट्रोपी बोल दिया है, अगर एंट्रोपी बोल दिया है, यही तो बता रहा हूं मैं यहाँ पे, अरे भाई यहाँ पे यही तो बताया। अगर ये बोल दिया ना कि एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है दो स्टेट पॉइंट के बीच में, ठीक है, इस चीजें नहीं यूज होंगी कि रिवर्सेबल है इरिवर्सेबल है क्या है। एंट्रोपी डिफाइंड हुई है रिवर्सेबल से, डेल क्यू बाई टी वाया रिवर्सेबल पाथ खत्म। हाँ, डेल क्यू बाई टी वाया इरिवर्सेबल चीज अगर मैं फाइंड कर रहा हूं तो वो हमेशा लेस देन चेंज इन एंट्रोपी आएगा, ये स्टेट, ठीक है। ये कभी नहीं यूज करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सेबल पाथ ये है, एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सेबल पाथ ये गलत। एंट्रोपी अलग अलग डिफाइन ही नहीं है, या एंट्रोपी सिर्फ डिफाइन ही रिवर्सेबल के लिए। हाँ, डेल क्यू बाई टी इरिवर्सेबल के लिए क्या है वो हम चेक कर सकते हैं। वो जो भी कुछ आएगा लेकिन वो लेस देन एंट्रोपी आएगा, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस सर। ओके, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं जो डेल क्यू बाई टी है ना, ये इरिवर्सेबल के लिए लेस देन एंट्रोपी चेंज है। अब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है जो एक इनइक्वालिटी है। अब इस इनइक्वालिटी को मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। इक्वालिटी में तो तभी कन्वर्ट होगा ना जब यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया, ओके, और ये जो मैंने ऐड किया अगर ये जीरो है, ये तो रिवर्सेबल के लिए हो गया ना, फिर ये इक्वेशन तो रिवर्सेबल का है, जैसे ये जीरो हो गया ये इक्वेशन रिवर्सेबल का है। अगर ये जीरो नहीं है तो पॉजिटिव है, इसका मतलब अब ये रिवर्सेबल के लिए नहीं है, ठीक है। अब ये इक्वेशन रिवर्सेबल के लिए नहीं है, इरिवर्सेबल के लिए है, और एक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी, बस, ठीक। ये यहां पे मैं बोल रहा हूं एक्स अगर जीरो है तो रिवर्सेबल है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। इफ एक्स इंक्रीजेस, एक्स का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबिलिटी इंक्रीजेस, इरिवर्सिबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। यहां पे बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहां पे ये बताना चाह रहा हूं, अगर अभी हमने क्या प्रूव किया, अभी हमने देखा अगर प्रोसेस रिवर्सेबल एडियाबैटिक है, अगर प्रोसेस रिवर्सेबल एडियाबैटिक है तो वो आइसेंट्रोपिक भी होगा, उसमें एंट्रोपी सेम रहेगा, ये हम देख चुके हैं। अब मैं ये देख रहा हूं कि प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं है, तो प्रोसेस अगर रिवर्सेबल नहीं है, ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं है और एंट्रोपी चेंज फाइंड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल है। इरिवर्सेबल के लिए देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है ना कि डेल क्यू बाई टी जो इरिवर्सेबल है वो लेस देन डीएस है, ये इक्वेशन है मेरे पास है, ओके। इसको मैं यूज करना चाह रहा हूं, इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं। अब ये इरिवर्सेबल अगर मैं बोल रहा हूं तो यहां पे कुछ क्या आने वाला है, इरिवर्सेबल बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन। मैंने बोला कि जब पिस्टन मूव होगा तो फ्रिक्शन आएगा, और जैसे ही मैंने फ्रिक्शन लिया है पिक्चर में तो प्रोसेस क्या हो गया, इरिवर्सेबल। मैं इसको जानबूझ के रिवर्सेबल बना रहा हूं तो मैं फ्रिक्शन पिक्चर में लिया है, जैसे ही फ्रिक्शन पिक्चर में आया प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस इरिवर्सेबल हो गया, ठीक है। अब जैसे ही प्रोसेस इरिवर्सेबल हुआ तो डियर जो एक्स का वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो तुरंत हो गया। और अगर मैं ये बोल दूं कि इस सिस्टम से, ठीक है, इस प्रोसेस में इस सिस्टम से क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी या हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो डियर हीट रिजेक्ट अगर होगा, ये क्या हो गया, हीट रिजेक्ट। अगर हीट रिजेक्ट होगा तो ये टर्म क्या आएगा, ये टर्म आएगा नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव है क्योंकि मैंने इरिवर्सेबल बोला। एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव, अगर ये जो नेगेटिव टर्म है वो एग्जैक्टली पॉजिटिव टर्म के इक्वल आ जाए, सपोज अगर ऐसा केस बन जाए ये -3 आ जाए और ये क्या आ जाए, +3 आ जाए, भाई ये तो श्योर है कि ये ऑलवेज प्लस होगा अगर इरिवर्सेबल प्रोसेस है तो, और अगर हीट रिजेक्शन है तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव सेम हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा डियर, जीरो आएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे भी चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो गया, मतलब आइसेंट्रोपिक। अभी भी प्रोसेस क्या है मेरा, आइसेंट्रोपिक है, एंट्रोपी सेम है, प्रोसेस अभी भी आइसेंट्रोपिक है, बट क्या ये एडियाबैटिक है, नहीं। क्या ये रिवर्सेबल है, नहीं। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है
अगर प्रोसेस रिवर्सेबल एडियाबैटिक है तो वो हमेशा आइसेंट्रोपिक होगा ही होगा। लेकिन अगर ये बोल देना कि ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो जरूरी नहीं है वो रिवर्सेबल एडियाबैटिक भी हो, और तरीकों से भी प्रोसेस आइसेंट्रोपिक बन सकता है। हाँ, लेकिन अगर रिवर्सेबल एडियाबैटिक है तो पक्का आइसेंट्रोपिक होगा ही होगा। लेकिन और भी तरीके हैं जिनसे प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हो सकता है। अगर ये बोल दिया जाए कि प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्सेबल एडियाबैटिक होगा ही होगा। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे प्रूव किया हमने। ठीक है, दैट मीन्स रिवर्सेबल एडियाबैटिक इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। Reversible adiabatic is an isentropic process, but isentropic process need not to be reversible adiabatic, need not to be reversible adiabatic. ओके, ये ठीक है, क्लियर है चीज? यस सर। ठीक, देखो भाई ध्यान से, एडियाबैटिक की बात करूं, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, आइसोलेटेड, और यहां पे आइसोलेटेड में बात कर रहा हूं और एडियाबैटिक दोनों की बात कर रहा हूं। डियर, या तो प्रोसेस होगा रिवर्सेबल या प्रोसेस होगा इरिवर्सेबल, या तो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल या प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। अगर तो हुआ प्रोसेस रिवर्सेबल तो हमको पता है कि इसमें डेल क्यू बाई टी किसके इक्वल है, चेंज इन एंट्रोपी के इक्वल है। अगर प्रोसेस हुआ इरिवर्सेबल तो यहां पे डेल क्यू बाई टी चेंज इन एंट्रोपी से कम है, और अगर मैं इक्वालिटी बनाना चाह रहा हूं तो चेंज इन एंट्रोपी डेल क्यू बाई टी प्लस एक्स आएगा कुछ, है ना। आइसोलेटेड और एडियाबैटिक की अगर बात कर रहे हैं, मतलब आइसोलेटेड मतलब इसमें एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होगा, एडियाबैटिक मतलब इसमें हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा। तो डियर दोनों ही केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यू जीरो हो जाएगा, ये क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डीएस क्या हो गया, जीरो। डीएस जीरो मतलब इनिशियल एंट्रोपी इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी हो गया। यहाँ पे एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर इरिवर्सेबल बोल दिया है तो एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो डीएस आएगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, दिस ग्रेटर देन जीरो मतलब S2 ग्रेटर देन S1। तो डियर अगर आइसोलेटेड सिस्टम है या एडियाबैटिक सिस्टम है तो उसमें या तो सिस्टम का एंट्रोपी सेम रहेगा या सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, लेकिन कभी भी सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये सब ना स्टेटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। सो एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, entropy of an isolated system never decreases, entropy of an isolated system never decreases, कभी डिक्रीज नहीं करता है, या तो इंक्रीज करेगा या सेम रहेगा, सिंपल, ये बात है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। अभी ध्यान से देखना, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। अब एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करता हूं, ये यूनिवर्स किसको बोलते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर मेरे को फाइंड करना है एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, तो मैं कैसे करूंगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स मिलेगा। अब डियर, ये आपका कोई सिस्टम था, ये स्टेट 1 पे था, इसका एंट्रोपी कितना था, स्टेट 1 पे S1 था। अब इसके साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ हीट की फॉर्म में किसी T टेम्परेचर से। ओके, अब ये आपका सिस्टम स्टेट 1 से कहां चला गया, स्टेट 2 पे चला गया, और इसका एंट्रोपी कितना हो गया, S2 हो गया है। तो डियर, सिस्टम आपका स्टेट 1 से स्टेट 2 गया है। ओके, क्यों गया है, बिकॉज सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ हीट की फॉर्म में। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछता हूं एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स फाइंड करो, तो डियर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स अगर आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, सिस्टम का एंट्रोपी कितना चेंज हुआ, S2 माइनस S1। S1 से सिस्टम का एंट्रोपी 1 से 2 हो गया ना, S1 से S2 हो गया, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना हो गया, S2 माइनस S1 प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का एंट्रोपी कितना चेंज हुआ भाई, यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है, यूनिवर्स के लिए तो क्यू हीट रिजेक्टेड है ना, तो माइनस क्यू बाई टी, माइनस क्यू बाई टी क्या हो गया, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज। यूनिवर्स के लिए तो हीट रिजेक्ट हुआ ना, क्यू सिस्टम में ऐड हुआ, लेकिन यूनिवर्स के लिए तो रिजेक्ट हुआ है। ये हीट ऐड होने की वजह से सिस्टम का एंट्रोपी S1 से S2 हो गया। तो सिस्टम का कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हुआ S2 माइनस S1। यूनिवर्स का कितना चेंज हुआ, यूनिवर्स से तो हीट रिजेक्ट हुआ है ना, ये क्यू यूनिवर्स के लिए तो हीट लॉस है, यूनिवर्स के लिए तो हीट रिजेक्शन है, इसके लिए कितना होगा, क्यू बाई टी, रिजेक्शन है तो माइनस क्यू बाई टी। ये होगा एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। अभी ध्यान से देख लो, ठीक है। अब एक मैं कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन। एक्चुअली में एंट्रोपी जनरेशन क्या है, ये जो हमारी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है ना, ये एक्स ही है, इसी को एंट्रोपी जनरेशन बोल रहे हैं। भाई अगर कोई भी प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी होगी तो एक्स का वैल्यू आपको पता है इंक्रीज करेगा, वो एक्स ही एंट्रोपी जनरेशन है। एक्स ही क्या है, एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, इसका मतलब कोई भी अगर प्रोसेस होगा जिसमें इरिवर्सिबिलिटी होगी, और एक्चुअल में सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, तो कोई भी अगर थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा होगा, उस प्रोसेस में ऑलवेज क्या करेगा, एंट्रोपी जनरेट होगा। उस प्रोसेस से हमेशा क्या होगा, एंट्रोपी जनरेशन होगा। एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक्स को क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी जनरेशन, हमेशा क्या करेगा, एंट्रोपी जनरेट करेगा। ओके, अभी ध्यान से देखना, अगर मैं इक्वेशन लिख लू डियर, ध्यान से देखो, ये मैं इक्वेशन लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। ds इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस एक्स, ये इक्वेशन होता है ना जन। एक्स अगर जीरो है तो रिवर्सेबल, एक्स अगर जीरो नहीं है तो पॉजिटिव होगा, इरिवर्सेबल। डियर, ये जो इक्वेशन है सिस्टम के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा इक्वेशन, यहां पे मैंने क्या किया, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम को अलग फाइंड किया, यूनिवर्स का अलग फाइंड किया, दोनों को ऐड कर दिया। सिस्टम का अलग फाइंड किया, सराउंडिंग का अलग फाइंड किया, दोनों को ऐड कर दिया, यूनिवर्स का बन गया। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, एंट्रोपी जनरेशन, ये एक्स है। ठीक है, अब उसके ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ना पूरा, ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस एक्स, ये पूरा इक्वेशन सिस्टम के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है, सिस्टम के लिए लिखा गया है। ओके, ये पूरा इक्वेशन सिस्टम के लिए लिखा गया है। तो डियर, सिस्टम का एंट्रोपी कितना चेंज हुआ, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हुआ S2 माइनस S1 इक्वल्स टू, सिस्टम के अंदर कितना हीट आया, Q हीट आया, कितने टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे,
प्लस एक्स। एक्स क्या है? एंट्रोपी जनरेशन। यहां से अगर मैं एक्स फाइंड कर लूं, एक्स क्या आएगा? एक्स आएगा S2 माइनस S1 माइनस क्यू बाई टी। चेक कर लो। व्हाट इज दिस एक्स? दिस एक्स इज एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन। डियर, यहां से क्या चीज निकल के आती है? यहां से निकल के आती है जो एंट्रोपी जनरेशन है ना, और जो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स है, जो अलग अलग तरह से डिफाइन की गई चीजें हैं, बट ये दोनों सेम ही आती है निकल के। ये दोनों क्या आएंगी? सेम ही निकल के आएंगी। चाहे मैं एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स फाइंड करूं या मैं एंट्रोपी जनरेशन फाइंड करूं, इन दोनों की ही वैल्यू क्या आएगी? सेम निकल के आएगी। ये दोनों ही क्या है? सेम ही चीजें। ओके, सो दैट मीन्स एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स is equals to entropy generation. एंट्रोपी जनरेशन इन ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में जो एंट्रोपी जनरेट होगा ना, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, वही क्या होगा? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, और हम ये अच्छे से जानते हैं जो एक्स का वैल्यू है डियर, वो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे अगर एक्स जीरो है तो रिवर्सेबल, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो इरिवर्सेबल, और एक्स ही क्या है? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर मैं एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निकालूंगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। मतलब अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इक्वल्स टू जीरो हो गया तो प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या आएगा? जीरो आएगा। ओके, और अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो हो गया तो प्रोसेस क्या आएगा? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। यहां से बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट आएगा जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सेकंड लॉ क्या है? डायरेक्शनल लॉ है, कि किसी भी प्रोसेस के होने की डायरेक्शन के बारे में बताएगा थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। वो कैसे बताता है? वो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स से बताता है। ओके, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स से बताता है। अगर एंट्रोपी, आपका कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी, मतलब आपको बोल दिया कि सिस्टम आपका स्टेट पॉइंट 1 पे है और सिस्टम आपका स्टेट पॉइंट 2 पे, बस दो सिस्टम के स्टेट पॉइंट दिए, और आपसे ये पूछा कि प्रोसेस का डायरेक्शन बताओ कि 1 से 2 गया है या 2 से 1 गया है। आप क्या करोगे? आप कोई भी एक डायरेक्शन अज्यूम कर लोगे। कोई भी एक डायरेक्शन अज्यूम कर लो, और वो डायरेक्शन अज्यूम करके क्या निकालो? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निकाल लो। अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स आया पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन अज्यूम किया वो ठीक है। अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आपका डायरेक्शन रॉन्ग है। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इस तरह से हम किसी भी प्रोसेस की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंट्रोपी की हेल्प से। कोई भी डायरेक्शन अज्यूम करके एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स फाइंड कर लेंगे। अगर नेगेटिव आ गया तो हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है वो गलत है। ओके, सो दैट मीन्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख रहे हैं कि प्रोसेस प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस। कोई भी जो प्रोसेस होगा हमेशा जाएगा। प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग। प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, ये और इस लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ increasing entropy of universe. Increasing entropy of universe. Process always takes place
इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। प्रोसेस हमेशा दैट इज किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा होगा, हमेशा प्रोसेस उस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल नेचुरल प्रोसेस, और फॉर ऑल प्रोसेस खत्म, फॉर ऑल प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस लिख लो या नेचुरल लिख लो, चलो ठीक है, क्योंकि जितने भी स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, स्लो नहीं होते हैं, सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। फॉर ऑल नेचुरल प्रोसेस दैट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑलवेज जनरेट्स, सारे प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी क्या करेगा, जनरेट करेगा। एंट्रोपी ऑलवेज जनरेट्स, एंट्रोपी क्या करेगा, जनरेट करेगा। एंट्रोपी जनरेट करेगा मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, इंक्रीज करेगा। और एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स की क्या है, एंट्रोपी जनरेशन है किसी भी प्रोसेस के लिए। ओके, तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस होगा उसमें हमेशा सिस्टम में एंट्रोपी जनरेट करेगा। और हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है, कोई भी जो प्रोसेस चल रहे हैं नेचर में, सब प्रोसेस के दौरान जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जो कोई भी प्रोसेस है वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा होगा, प्रोसेस हमेशा कोई भी उसी प्रोसेस, डायरेक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल सर, कोई भी प्रोसेस बोल रहे हैं ना आप सर, कौन सी, मतलब एग्जांपल दे कोई दो सर। कोई भी कोई मतलब भी क्या, कोई भी प्रोसेस बोल रहे हैं ना सर आप, मतलब हाँ, तो दो तीन एग्जांपल दो सर, कौन सी प्रोसेस। अरे कोई भी जो प्रोसेस चल रही है ना, मान लो अरे हीट ट्रांसफर हो रहा है कहीं पे भी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो ये नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से हो रहा है, क्या होगा, तो ये हमेशा, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस में हमेशा सिस्टम का जो अंदर है एंट्रोपी जनरेट कर रहा है। इसका मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ऑलवेज। जब आप इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी फाइंड करोगे ना, एंट्रोपी चेंज फाइंड करोगे, यूनिवर्स का ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कोई भी सपोज करंट फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कोई भी केमिकल रिएक्शन जारी है, ठीक है, इन सब प्रोसेस में हमेशा, या इन सब प्रोसेस के होने का डायरेक्शन क्या होगा, इन सब प्रोसेस के होने का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा होगा, ये हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, तो तो वाटर आईएस में अगर, कन्वर्ट हो रहा है, उसमें क्या होगा सर? क्या चीज, अगर वाटर आईएस में कन्वर्ट होगा सर, एंट्रोपी क्यों क्या होगा? अगर वाटर, आईएस में कन्वर्ट हो रहा है सर। वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, यस सर। हाँ देखो, अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है ना, आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि ठीक है सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो हीट कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा ना, सराउंडिंग का यस। एंट्रोपी तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं कंबाइन करूंगा ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स बनेगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है सर। ठीक है। ये तो सिस्टम का हो सकता है, सिस्टम का डिक्रीज कर सकता है, हमने देखा भी, सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, बट यूनिवर्स का हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हाँ कोई रिवर्सेबल प्रोसेस है, हम अज्यूम कर पा रहे हैं रिवर्सेबल प्रोसेस, उसके लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी जीरो हो जाएगा, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, ठीक है, एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा। बट कोई भी अगर नेचुरल प्रोसेस है, इरिवर्सेबल प्रोसेस है, उसमें हमेशा यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, ये, ठीक दिस। तो इसी के साथ अभी तक हमने सिर्फ पीवी डायग्राम की बात की थी, अभी तक हमने जितना थर्मोडायनामिक्स स्टडी किया है उसमें हमने पीवी डायग्राम की बात की है। अभी हम बात करेंगे टीएस डायग्राम की, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या देखा था, वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन थी W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PdV, है ना, ये आपको पता है, ये क्या है, इट इज द
ये किसके इक्वल आता है? इट इज द एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस। कहां पे? पीवी डायग्राम पे। भाई पीवी डायग्राम पे अगर मैं कोई भी मेरा प्रोसेस है उसका एरिया प्रोजेक्ट कर दूं वॉल्यूम एक्सिस पे, वो जो एरिया आएगा वही तो वर्क डन होगा, वही तो इंटीग्रेशन पीडीवी है। सिमिलरली सिमिलरली अभी हमने क्या देखा? डीएस ये चेंज इन एंट्रोपी है, वो क्या है? डेल क्यू बाई टी है फॉर रिवर्सेबल पाथ। ओके, तो अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी निकालता हूं तो क्या आएगा? दैट इज सॉरी चेंज, अगर मैं क्या निकालता हूं? हीट ट्रांसफर निकालता हूं किसी भी रिवर्सेबल पाथ के लिए, ठीक है, कोई भी 1 से 2 कोई मेरा पाथ जा रहा है, तो वो क्या आएगा? ये आएगा दिस इंटीग्रेशन टीडीएस। तो डियर इंटीग्रेशन टीडीएस क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर मैं क्या कर दूं? दिस ठीक है, अभी कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसेस अगर हो रहा है, ये कोई प्रोसेस है दिस, ये कोई प्रोसेस हो रहा है 1 से 2। ओके, और अगर मैं इस प्रोसेस को मैं प्रोजेक्ट करता हूं कहां पे? एंट्रोपी एक्सिस पे, और इसका जो ये प्रोजेक्ट करता हूं मैं एंट्रोपी एक्सिस पे, और इसका अगर मैं एरिया फाइंड करता हूं, ये एरिया फाइंड कर दूं, ये जो एरिया आएगा, दिस एरिया इज नथिंग बट क्या आएगा? इंटीग्रेशन टीडीएस ही तो आएगा 1 से 2, यही तो आएगा इंटीग्रेशन टीडीएस 1 से 2। ओके, और ये इंटीग्रेशन टीडीएस 1 से 2 क्या है? रिवर्सेबल हीट ट्रांसफर। इसका मतलब ये है, कि कोई भी प्रोसेस है, अगर टीएस डायग्राम पे उसका मैं एरिया फाइंड करता हूं, तो एरिया मेरे को क्या देगा? दैट इज रिवर्सेबल हीट ट्रांसफर देगा। पीवी डायग्राम पे एरिया क्या देता है? रिवर्सेबल वर्क ट्रांसफर देता है। ओके, और टीएस डायग्राम पे एरिया क्या देगा? रिवर्सेबल हीट ट्रांसफर देगा। तो ये जो होगा दैट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑन एंट्रोपी एक्सिस, एरिया, एक मिनट, एरिया अंडर द कर्व ऑन एंट्रोपी एक्सिस, चलो एक मिनट, पेन लेके आ रहा हूँ दूसरा। एरिया अंडर द कर्व ऑन entropy axis, area under the curve on entropy axis gives reversible heat transfer, gives reversible heat transfer।
ऑन टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम पे अगर मैं एरिया फाइंड करता हूं, ठीक है, तो एरिया क्या देगा मेरे को, रिवर्सेबल हीट ट्रांसफर देगा। इस प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर हुआ होगा रिवर्सेबली। सिमिलरली पीवी डायग्राम पे एरिया फाइंड करते हैं तो वो क्या देता है, वो देता है रिवर्सेबल वर्क ट्रांसफर देता है। ओके, ये और आपको ये भी पता है अगर पीवी डायग्राम पे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कंपैरिजन हो जाए, पीवी डायग्राम पे एक तरफ है टीएस डायग्राम, ठीक है, तो पीवी डायग्राम पे अगर मैं कोई भी साइकिल ड्रॉ कर लूं, मेरे को एक बात बता दो, ये जो साइकिल का जो क्लोज कर्व का एरिया है ये किसके इक्वल होता है? वर्क डन सर। ये क्या होगा, ये पूरे साइकिल का वर्क डन होगा। कोई भी एक अगर प्रोसेस है, उस प्रोसेस के नीचे का एरिया निकालता हूं वॉल्यूम एक्सिस पे, तो उस प्रोसेस का वर्क डन है। और ये अगर मैं पूरी साइकिल का क्लोज एरिया निकाल दूं तो ये क्या है, दैट इज साइकिल का वर्क डन है नेट। ये क्या है, साइकिल का वर्क डन है ना। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, सपोज कोई साइकिल है, कोई भी साइकिल है टीएस डायग्राम पे, और अगर मैं इस साइकिल का क्लोज एरिया निकाल लेता हूं दिस, ये क्लोज एरिया मेरे को क्या देगा, दैट मीन्स नेट हीट ट्रांसफर देगा फॉर साइकिल। पूरी साइकिल में नेट कितना हीट ट्रांसफर हुआ है वो देगा क्लोज कर्व का एरिया। और आप जानते हो अच्छे से, आप अच्छे से जानते हो, इन अ साइकिल नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। ओके, इसका मतलब ये है कि कोई भी एक थर्मोडायनामिक साइकिल है, उसको आप पीवी डायग्राम पे प्लॉट करो तो उसका जो एरिया होगा वो देगा नेट वर्क डन। उसको आप सेम साइकिल को टीएस डायग्राम पे प्लॉट करो, वहां पे जो एरिया मिलेगा वो होगा नेट हीट ट्रांसफर। और किसी भी साइकिल के लिए नेट हीट ट्रांसफर, नेट वर्क ट्रांसफर एग्जैक्टली सेम होते हैं। इसका मतलब जो एरिया बनेगा पीवी डायग्राम पे और टीएस डायग्राम पे किसी भी साइकिल का, वो एग्जैक्टली सेम बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्लोज्ड साइकिल, एरिया ऑफ क्लोज साइकिल ऑन पीवी डायग्राम is equals to area of closed cycle on TS diagram, on TS diagram, this on TS diagram। ठीक है, ये। और अगर मैं बात करता हूं कार्नोट साइकिल की, कार्नोट साइकिल अगर हम ड्रॉ करते हैं टीएस पे, भाई पीवी डायग्राम पे तो हम देख चुके हैं ना कार्नोट साइकिल पे, कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम पे अगर कार्नोट साइकिल बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ये बस ये है, ठीक है, यही बनेगा, वेरी सिंपल। ये कोई प्रोसेस हो गया 1 से 2, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, ठीक है। हीट एडिशन, आपको पता है हीट एडिशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। 2 to 3 क्या है, रिवर्सेबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, यहाँ पे क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। 3 से 4 क्या है, कांस्टेंट आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ओके, उसके बाद 4 to 1 क्या है, दैट इज रिवर्सेबल एडियाबैटिक। रिवर्सेबल एडियाबैटिक है तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो जो वर्क ट्रांसफर के प्रोसेस है वो रिवर्सेबल एडियाबैटिक है, मतलब आइसेंट्रोपिक है। तो आइसेंट्रोपिक ऐसे आएंगे। तो हीट ट्रांसफर के प्रोसेस है वो क्या है, वो आइसोथर्मल है, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी। आपको एक ये मिल जाएगा, दैट इज रेक्टेंगल टाइप मिल जाएगा, टीएस डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो 1 से 2 प्रोसेस है ये क्या है, रिवर्सेबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, हीट एडिशन। 2 से 3 क्या है, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 3 से 4 क्या है, रिवर्सेबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। और 4 to 1 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। ये है हमारी कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम पे हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे एंट्रोपी चेंज, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए कैसे एंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर। एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर, अगर कोई रिजर्वायर क्या हो सकता है, आपका सोर्स भी हो सकता है, सिंक भी हो सकता है। अगर सोर्स है रिजर्वायर तो वो हीट दे रहा होगा, अगर सिंक है तो वो हीट ले रहा होगा, है ना, इस तरह से। अगर ये सोर्स है T1 टेम्परेचर पे तो ये तो हीट दे रहा होगा ना, Q1। ये आपका सिस्टम हो गया, ये आपका सिस्टम हो गया दिस। इसके लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या बनेगा, -Q1/T1, क्योंकि ये जो सोर्स है यहां से तो हीट जा रहा है ना। ये सपोज ये कोई सिंक है आपका, ये सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, दिस T2 टेम्परेचर पे है, यहाँ पे कुछ हीट आ रहा है, कितना Q2। इसके लिए जो एंट्रोपी चेंज बनेगा वो कितना बनेगा, Q2/T2। क्योंकि यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो इसका एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, नेगेटिव, सिंपल। Q/T से निकालेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेम है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ओके। दिस, अगर मैं बात करता हूं क्या, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर लिक्विड एंड गैस, एंट्रोपी चेंज फॉर लिक्विड एंड गैस, सॉरी, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड, तो लिक्विड और सॉलिड का अगर एंट्रोपी चेंज होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अच्छे से जानते हैं। अगर मेरे को क्या निकालना है, दैट इज क्या होगा, एंट्रोपी चेंज इक्वल्स टू Q/T, ठीक है। डेल क्यू क्या होता है यहाँ पे, mc/dt। अब लिक्विड और सॉलिड के लिए CP/CV अलग अलग नहीं होता है, ठीक है, आप जानते हो, सिर्फ C होता है अपॉन T। अब एक चीज है देखने वाली, क्या भाई, यहाँ पे T कांस्टेंट नहीं है ना, यहाँ पे तो T कांस्टेंट था, यहाँ पे तो किसी भी प्रोसेस में T क्या करेगा, T तो चेंज होगा पूरे प्रोसेस में, ओके। M और C कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मेरे को एंट्रोपी चेंज निकालना है किसी भी प्रोसेस 1 से 2 के लिए, तो MC कांस्टेंट रहेगा, तो 1 से 2 के लिए मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना T को, ओके। और 1/T का इंटीग्रेशन क्या होगा, LNT। तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज S2 - S1, एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, S2 - S1 दैट इज DS इज इक्वल टू कितना हो गया, MC LN T2/T1 माइनस, और बोले तो T फाइनल अपॉन T इनिशियल, इनिशियल से फाइनल तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ये फॉर्मूला बनेगा। एंट्रोपी चेंज अगर आपको निकालना है सॉलिड और लिक्विड के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, डायरेक्ट Q/T कर दिया, खत्म, है ना। बट यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे प्रोसेस के लिए, स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 तक, ओके। तो लास्ट अगर मैं बात करता हूं किसकी, एंट्रोपी चेंज फॉर गैस, एंट्रोपी चेंज फॉर गैस, ठीक है। अगर हमको गैस की एंट्रोपी चेंज करनी है, मान लो आपको दिया हुआ सिस्टम, आपका सिस्टम के अंदर गैस थी,
स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 पे आप गए हो सिस्टम आपका। ओके, तो एंट्रोपी चेंज हम निकालेंगे कैसे, एंट्रोपी चेंज फॉर, यहां पे अगर मैं और स्पेसिफिक लिखूं आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है। क्या आएगा, कोई भी एंट्रोपी चेंज स्टेट पॉइंट 1 से अगर 2 जा रहा है तो उसमें S2 माइनस S1 क्या होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज गिवन है, जैसे कि हो सकता है MCV ln T2 बाई T1 प्लस MR ln V2 बाई V1। अगर स्टेट पॉइंट 1 और स्टेट पॉइंट 2 पे टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया है तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर और प्रेशर दिया है तो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज दैट इज S2 माइनस S1 इक्वल्स टू MCP ln T2 बाई T1 माइनस, अब यहां पे माइनस आएगा MR ln P2 बाई P, बस। यहां पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे CV आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे CP आएगा इधर, और यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया है तो इसको यूज करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर दिया है तो इसको यूज करेंगे, और लास्ट में अगर प्रेशर और वॉल्यूम दिया है तो दैट इज MCV ln P2 बाई P1 माइनस MCP ln V2 बाई V। ये तीन फॉर्मूले हैं इसके एंट्रोपी चेंज फाइंड करने के आइडियल गैस के लिए। जो भी आपको दो प्रॉपर्टी गिवन होगी उसका उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम एंट्रोपी चेंज फाइंड करते हैं किसी भी प्रोसेस में। अब वो रेजर्वोयर के साथ प्रोसेस हो रहा हो, या लिक्विड और सॉलिड में कोई प्रोसेस हो रहा हो, या कोई आइडियल गैस में प्रोसेस हो, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं एंट्रोपी चेंज फाइंड करने। अगर आपको ये दिया है कि सिस्टम आपका स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 पे जा रहा है, ठीक है, आइडियल गैस है, सपोज एयर है, एयर को हम आइडियल गैस ट्रीट करते हैं। एयर आपका स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 पे जा रहा है, स्टेट पॉइंट 1 पे टेम्परेचर प्रेशर दे दिया, स्टेट पॉइंट 2 पे टेम्परेचर प्रेशर दे दिया। अब आपको इस बात से मतलब नहीं है कि प्रोसेस रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है, ठीक है। एंट्रोपी चेंज उसने पूछा है तो ये एंट्रोपी चेंज का इक्वेशन है। एंट्रोपी चेंज को हमने कैसे डिफाइन किया है कि वो प्रॉपर्टी है, एक पॉइंट फंक्शन है, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर वाला फॉर्मूला उठाओगे, लगा दोगे, एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा, काम खत्म, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस इसके सर। साथ ये जो आपका चैप्टर होता है एंट्रोपी वाला, ये कंप्लीट होता है। ओके, थर्मोडाइनमिक्स में एक चैप्टर बचता है, ओके, उसको हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वो बचता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा तो पूरा आरएसी साफ हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा बेसिक थर्मोडाइनमिक्स है वो हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम जाएंगे उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, आरएसी, आईसी इंजन, थर्मोडाइनमिक साइकिल से आईसी इंजन में, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट। ओके, ये वाला पार्ट बचेगा। तो हार्डली इसमें आपकी क्या होगी, आज तारीख 7 तारीख होगी ना, तो इसको हम ट्राई करेंगे 15 तारीख तक पूरा थर्मल रैपअप कर। ओके, और इसी के साथ सर क्या चीज, पूरा थर्मोडायनेमिक्स 15 तक। हाँ, आप अब सिलेबस देखो ना। देखो, अगर आपको एक मिनट पहले मैं इसको बता दूं, मेरे को ये बताओ, आपको सिलेबस